ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। संपादकीय पाठ एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स में जब मुख्य परीक्षा में आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं या फिर इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है। देखिए, आज हमारे देश के दो महापुरुषों की जयंती है। एक तो आप देखते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जन्म जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। 11 जनवरी 1966 में इनकी डेथ हो गई थी। एक हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात कर रहा हूं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और 30 जनवरी 1948 में इनकी डेथ हो गई थी। गांधी जी की कल्पना का भारत। देखिए, कोई कुछ भी कहता रहे, महात्मा गांधी की आलोचना करता रहे या उनके बारे में कुछ भी बोलता रहे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए दुनिया का कोई भी देश नहीं है लगभग जहां आप देखते हैं कि इनके नाम पर किसी सड़क का नाम ना हो या इनकी कहीं मूर्ति ना लगी हो। तो गांधी जी की 155वीं जयंती पर बापू का स्मरण स्वाभाविक है। स्वाधीनता तक उन्होंने देश की नीति और दिशा दोनों निर्धारित की थी। आज जब जब देश में उनके नाम पर राजनीति करने वाले भारत को एक राष्ट्र न मानकर राज्यों के समूह के तौर पर परिभाषित करते हैं, तब गांधी जी की कल्पना ने में भारत क्या है उस पर विचार आवश्यक हो जाता है। गांधी जी ने हिंद स्वराज में लिखा था, अंग्रेजों ने सिखाया कि आप एक राष्ट्र नहीं थे और एक राष्ट्र बनने में आपको सैकड़ों वर्ष लगेंगे। यह बात बिल्कुल निराधार है। दो अंग्रेज जितने एक नहीं, उतने हम भारतीय एक थे और एक हैं। इस संबंध में महात्मा गांधी गांधी की विरासत पर दावा करने वालों के विचार में आई परिवर्तन का कारण उनका वह उपनिवेशिक चिंतन और वामपंथी दर्शन है, जिसमें भारतीय सांस्कृतिक पहचान के प्रति अकूत घृणा और प्रत्येक विषय पर भारतीय दृष्टिकोण का गहरा अभाव है। गांधी जी आस्थावान सनातनी हिंदू थे। वह एक सद विप्रा बहुधा वदंती के दर्शन से प्रेरणा पाते थे और उन्होंने रामराज्य को सुशासन का पर्याय माना। अक्सर वामपंथियों स्वयंभू गांधीवादियों के साथ मुस्लिम नेताओं का एक वर्ग अयोध्या में विवादित ढांचे के ध्वंस को कलंक बताता है। वास्तव में विशुद्ध गांधीवादी समाधान था। गांधी जी ने यंग इंडिया में एक प्रश्न का इस प्रकार उत्तर दिया था कि अगर आ का कब्जा अपनी जमीन पर है और कोई शख्स उस पर कोई इमारत बनाता है, चाहे वह मस्जिद ही हो, तो आ को यह अख्तियार है कि वह उसे गिरा दे। अगर उसे उखाड़ डालने की इच्छा या ताकत आ में ना हो, तो उससे यह हक बराबर है कि वह अदालत में जाए और उसे अदालत द्वारा गिरवा दे। गांधी जी ने सदैव भारतीय समाज को स्वावलंबी बनाने हेतु खादी और कुटीर उद्योग के लिए प्रोत्साहन करने के साथ गौ संरक्षण पर बल दिया। मतांतरण का विरोध किया। उन्होंने अपने बाल्यकाल का स्मरण करते हुए उन्होंने लिखा था, कैसे ईसाई मिशनरी स्कूल के बाहर खड़े होकर हिंदुओं और उनके देवी देवताओं के बारे में अपशब्द बोलते थे और हिंदुओं को ईसाई बनाकर गौमांस खाने आदि के लिए विवश करते थे। विडंबना यह है कि वर्तमान समय में स्वयंभू गांधीवादी छल बल लालच प्रेरित मतांतरण के प्रत्यक्ष परोक्ष समर्थन में, जबकि गौरक्षा के विरोध में खड़े नजर आते हैं। यह भी विडंबना है कि कथित गांधी भक्त यह बताना पसंद नहीं करते हैं कि बापू हर किस्म के अन्याय के विरोधी थे। कुछ आलोचक गांधी जी को विभाजन और उसकी रक्त रंजित विभीषिका के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना, कहते रहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए गांधी जी जिम्मेदार थे। हालांकि सच यह है कि देश को इस त्रासदी से बचाने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किए थे। उनकी नियत एवं दृष्टि निष्कलंक परंतु नीति त्रुटिपूर्ण थी। वह सोचते थे कि तुष्टीकरण से विभाजन की पक्षधर मजहबी मानसिकता परास्त हो जाएगी। इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करने के साथ जिन्ना को अविभाजित भारत का प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव तक दिया। और जब इस्लाम के नाम पर विभाजन अपरिहार्य हो गया, तब उन्होंने दूरदर्शी नीति अपनाते हुए पाकिस्तान में बसने की इच्छा जताई थी। यदि ऐसा होता तो 3 संभावनाएं बन सकती थी। पहला, वह पाकिस्तान में आम नागरिक की भांति रहते। दूसरा, जिन्ना उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल देते। तीसरा, किसी झूठे मामले में फंसाकर गांधी जी को फांसी पर लटका देते। इन तीनों सूरतों में पाकिस्तान कुछ वर्षों में ही बिखर सकता था, क्योंकि उस समय जिन क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान बनाया गया था, वहां तब मुस्लिम लीग से कहीं अधिक गांधी जी की स्वीकारता और लोकप्रियता थी। आखिर गांधी जी ने विभाजन को क्यों स्वीकारा? जब खिलाफत आंदोलन जनित सांप्रदायिक दंगों में हिंदुओं पर कई जगह जिहादियों का कहर टूटा, तब गांधी जी को शायद संकेत मिल गया था कि देश की अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का वांछित सामर्थ्य और शौर्य और
संकल्प बल तत्कालीन हिंदू समाज में नहीं था। इस संबंध में उन्होंने यंग इंडिया के एक आलेख में हिंदुओं को दब्बू और मुसलमानों को धींग कहकर संबोधित किया था। और इसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस से त्यागपत्र देकर डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने भारतीय समाज को सुरक्षित और संगठित करने हेतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी 1925 में। और इसमें संदेह नहीं कि गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में महती भूमिका निभाई और उसके मुख्य कर्णधार रहे, परंतु इसका श्रेय अकेले उन्हें देना असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अन्याय होगा। और उन्होंने अपने बहुआयामी व्यक्तित्व के साथ नूतन प्रयोग करके न केवल स्वाधीनता की लौ जलाई रखी, बल्कि ब्रिटिश कुटिलता की कई अवसरों पर निष्प्रभावी भी किया। और वर्ष 1932 का पूना समझौता इसका जीवंत प्रमाण है। तब दलित शेष हिंदू समाज से अलग ना हो, इसके लिए गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। ऐसा करके उन्होंने हिंदू समाज को एकजुट किया और स्वतंत्र भारत में दलितों वंचितों के लिए वर्तमान आरक्षण उसकी अभिव्यक्ति है। गांधी जी कभी स्वयं के लिए और अपने परिवार हेतु महत्वाकांक्षी नहीं रहे। इस पृष्ठभूमि में जो राजनीतिक दल गांधी जी की विरासत चिंतन पर अधिकार जमा कर राजनीति करते हैं, उनकी स्थिति किसी से छिपी नहीं है। वह वामपंथी में भी खुद को गांधीवादी बताने लगे और जहां बापू भारत की एकता अखंडता के पक्षधर थे, वहीं वामपंथी इसके विरुद्ध थे। और आप देखते हैं कि गांधी जी अहिंसक थे। वो वामपंथी की कार्यशैली के केंद्र में हिंसा है। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी के लिए भी वामपंथियों ने ओछे शब्दों का उपयोग किया था। वामपंथियों द्वारा गांधी जी का नाम अलापना उनकी कुटिल राजनीति का हिस्सा है, क्योंकि वे इसके माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, जो उनके भारत हिंदू विरोधी एजेंडे की पूर्ति में अवरोध बना हुआ है। समग्रता में देखा जाए तो कांग्रेस सहित तमाम स्वयंभू गांधीवादियों के बजाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके सहयोगी संगठन और सत्तारूढ़ भाजपा की नीति विचार बापू के सनातन राष्ट्रवादी दर्शन के कहीं अधिक निकट नजर आते हैं। ये स्तंभ का ट्रस्ट विद अयोध्या डिक्लोनाइजेशन ऑफ इंडिया के लेखक हैं। इनका नाम है बलवीर पुंज। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। अब आप देखिए, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए किसे महात्मा गांधी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। मैं यहाँ एक उदाहरण दे देता हूँ। मान लीजिए एक परिवार में एक माता पिता के दो बच्चे हैं। दोनों में आप देखिए डेली लड़ाई होती है और हर संभव माँ बाप कोशिश करते हैं कि इनमें समझौता बना रहे, शांति बनी रहे, लेकिन फिर भी कोई रास्ता नहीं बचता है। तो आपने देखा होगा कि एक माँ बाप का यही फर्ज रहता है, वो यही काम करता है कि दोनों को अलग कर देता है। तो उस समय यही पाकिस्तान और भारत के बीच बना हुआ था। देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पाकिस्तान से। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग दे सकते हैं। महंगी पड़ती राजनीतिक शुद्धता। तो आप देखते हैं कि राजनीति का काम है लोगों को दिशा देना और उन्हें जागरूक करना, लेकिन पिछले कुछ समय से अपने देश में इसके ठीक उलट हो रहा है। राजनीति लोगों को ऐसे विषयों पर गुमराह करने का जरिया बनी हुई है और जिनका कोई आधार ही नहीं बनता है। इन दिनों पक्ष विपक्ष के नेता देश की जनता को यह समझाने में लगे हुए हैं कि भारत का संविधान खतरे में है और प्रतिपक्षी दल आरक्षण खत्म करने की भी तैयारी में है। एक तरह से लोगों को यह यकीन दिला रहे हैं कि कौवा उनका कान ले गया और उन्हें बिना यह देखे समझे कौवे के पीछे यानी कौवा के पीछे दौड़ना चाहिए कि उनका कान सलामत है या नहीं है। संविधान आरक्षण के खतरे में होने का सिगोफा लोकसभा चुनाव के समय छेड़ा गया था। बहुत से लोग इस सिगोफे का शिकार भी हुए। पता नहीं अब उन्हें भान हुआ या नहीं कि उनके सामने भय का भूत खड़ा किया गया था। लेकिन राजनीतिक दलों की लोगों को बहकाने की राजनीति अब भी जारी है। और लोकसभा की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 543 सीटें हैं। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। अगर आपकी उम्र 25 साल होगी तो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा का चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ये भी याद रखिएगा। बाकी ये राजनीति की बातें हो रही हैं तो देखना है तो पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। और नेताओं के बारे में तो मैं कहता हूं ना कि 1 पे 11 हैं, सब बराबर हैं। यहाँ संविधान की बात हुई तो संविधान के बारे में जरूर आप लोग याद रखिएगा। 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ आपका संविधान आ चुका था। इसीलिए आप देखते हैं कि 26 नवंबर को
संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से संविधान आ चुका था। हम लोग गणतंत्र के रूप में स्थापित हो चुके थे। बहुत सारी संस्थाओं का जन्म हो चुका था। इसलिए आप देखते हैं कि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ऊर्जा, राग द्वेष से मुक्ति। इस समय संसार कलह से त्रस्त है। परस्पर प्रेम और सम्मान का अभाव हो तब ऐसा होना बहुत स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति राग और द्वेष से उपजी जीवन शैली के कारण ही निर्मित हुई है। राग और द्वेष असल में मोह के दो पुत्र हैं, जिनसे पुनः घृणा और निंदा नामक दो विषाक्त पुत्री उत्पन्न होती हैं और उनकी विश्ववमन से प्रेम, दया और करुणा आदि मानवीय मूल्य दग्ध हो जाते हैं। संसार के नश्वर पदार्थों में आसक्ति ही राग है और सत्य को जानते समझते हुए भी उसकी उपेक्षा कर देना ही द्वेष है। राग द्वेष के कारण ही मनुष्य सांसारिक प्रपंच में उलझकर परमार्थिक ज्ञान से वंचित हो जाता है। जिस वस्तु, व्यक्ति आदि से राग हो जाए तो उसमें द्वेष होते हुए भी दिखाई नहीं देते, और उस जिससे द्वेष हो जाए उसमें आप देखिए सद्गुण होने पर भी उसे उपेक्षित कर दिया जाता है। जो संसार निरंतर गतिमान और परिवर्तित हो रहा है उसे स्थिर मानने से ही राग द्वेष जैसे विकार हमें विकृत करते रहते हैं। और आप देखिए राग द्वेष से किए गए कार्य का परिणाम कभी कल्याणकारी नहीं होता है। राग द्वेष काले सर्प के दो विषैले दांत हैं और जिनके दंश से सामाजिक जीवन की पारस्परिक संवेदना पर ग्रहण लग जाता है। इस भयावह विष के दुष्प्रभाव को केवल विवेक ही नष्ट कर सकता है और जिसकी प्राप्ति का मूल स्रोत है सत्संग। आज भौतिकवादी जीवन शैली में व्यक्ति ऐसा त्रस्त व्यस्त और भ्रमित हो गया है कि जिसके कारण वह अपनी संस्कृति, संस्कार और सत्संग आदि से वंचित होकर केवल जीवन को पशुवत ढो रहा है। और अंतःकरण में राग द्वेष की विष वैल तभी पनपती है जब परमार्थ भ्रष्ट हो जाता है। और आप देखते हैं कि सत का तात्पर्य है कि जो शाश्वत और धर्म युक्त है और उससे हमारा संग या योग हो जाता है। लोभकारी सदुपदेशों को हम मन, वचन और कर्म में धारण करें और जिससे सर्वत्र मानवीय मान बिंदुओं के संरक्षण का सुंदर स्वरूप सबके आनंद का संवर्धन करें। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है, दिलचस्प कॉलम लिखा जाता है, इसे भी पढ़ लिया करिएगा। बुलडोजर कार्रवाई। तो अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर दिशा निर्देश जारी करने की बात करते हुए यह भी कहा कि मंदिर हो या दरगाह हो, उनका निर्माण सड़क पर नहीं किया जा सकता। विडंबना यह है कि सड़कों के साथ रेलवे ट्रैक और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी अभी तरीके से धार्मिक स्थलों का निर्माण किया जाता है। यह किसी से छिपा नहीं है कि किस तरह सरकारी या निजी भूमि पर कब्जे के लिए धार्मिक स्थलों का अवैध निर्माण किया जाता है। अब तो इसकी चपेट में वन भूमि भी आ रही है। चूंकि आस्था के नाम पर ऐसे अवैध स्थलों को हटाने से बचा जाता है, इसलिए उनका निर्माण बेरोक टोक जारी है। तथ्य यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले यह आदेश दिया था कि यातायात में बाधक बनने वाले धार्मिक स्थलों को हटाया जाए, लेकिन उस पर अमल अब तक नहीं किया जा सका। उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट यह देखे कि ऐसा क्यों है। अवैध तरीके से अथवा अतिक्रमण पर कर बनाई गई इमारतों के खिलाफ सख्ती दिखाई ही जानी चाहिए और इसी से अतिक्रमण और अवैध निर्माण की राष्ट्रव्यापी समस्या का समाधान किया जा सकता है। और इस समस्या के लिए केवल अवैध निर्माण या फिर अतिक्रमण करने वाले ही दोषी नहीं है, और आप देखते हैं इसके लिए सरकारी विभाग भी दोषी है जो नियम विरुद्ध निर्माण होने देते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था बननी चाहिए जिससे देश में अवैध निर्माण थमे, वह चाहे धार्मिक स्थल के रूप में हो या फिर अन्य किसी तरह के निर्माण के रूप में हो। बीते कुछ समय से बुलडोजर कार्रवाई पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कई राज्यों में संगीन अपराधों में लिप्त अभियुक्तों के घरों, दुकानों आदि पर बुलडोजर चलाए गए। इस पर संबंधित सरकारों और उनके पुलिस प्रशासन की ओर से यह दलील दी जाती है कि इस तरह की कार्रवाई किसी व्यक्ति के अपराध में लिप्त होने के कारण नहीं, बल्कि इसलिए की जाती है कि उसका घर या व्यवसायिक स्थल बिना नक्शे के या अतिक्रमण करके बना पाया गया होता है। यह दलील निराधार नहीं है, लेकिन सच यह है कि अपने देश में बड़ी संख्या में घर और अन्य इमारतें स्थानीय निकायों की ओर से स्वीकृत नक्शे के बिना बनाई जाती हैं। यह भी एक सच्चाई है कि जिस इलाके में किसी संदिग्ध अपराधी या फिर अभियुक्त का घर अथवा व्यवसायिक भवन अवैध तरीके से बना होता है, वहां अन्य लोगों के भी बने होते हैं, लेकिन वे बुलडोजर कार्रवाई से बचे रहते हैं। इसी कारण अनधिकृत निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को न्याय के मूल सिद्धांत के खिलाफ कहा जाता है। बुलडोजर कार्रवाई के जरिए जब किसी अभियुक्त का घर गिराया जाता है तो उसके स्वजन भी सड़क पर आ जाते हैं। यह भी न्याय संगत नहीं है। आशा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पहलू को भी देखा गया कि अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को भी सहन नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट यानी हमारी सर्वोच्च अदालत है ना, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी इसकी।
ये नशा मुक्त हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, ये हिमाचल प्रदेश है। शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला है इसकी राजधानी। इसकी सीमा चाइना से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय राज्यों में लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं और राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में नशे की बढ़ती समस्या से हर वर्ग चिंतित है। राज्य में नशे का चलन तेजी से बढ़ रहा है और अब तो इसके कारण युवाओं की मौत के मामले भी सामने आ रहे हैं। नशे के विरुद्ध कई अभियान चलाए जाने के बाद भी इस पर रोक नहीं लग रही पा रही है। पहले कम मात्रा में चिट्टे, चरस और अन्य नशीले पदार्थों की बरामदगी हो रही थी, लेकिन पिछले कुछ समय से बड़ी मात्रा में इनकी बरामदगी हो रही है। चिंता इस बात की है कि प्रदेश की युवा पीढ़ी नशे के दलदल में धंसती जा रही है और उसे बचाने के लिए त्वरित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। चिट्टे की आपूर्ति रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने आवश्यक है। और इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार भी जल्द ही नशा मुक्त हिमाचल अभियान चलाएगी और कहा जा रहा है कि इसमें त्रिस्तरीय रणनीति के तहत काम होगा। नशे की रोकथाम के साथ नशा करने वालों की सही पहचान और पीड़ित लोगों को समाज की मुख्यधारा में लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राज्य में नशे की आपूर्ति को नियंत्रित करने के साथ इसकी मांग को कम करने के लिए काम किया जाएगा। प्रशासन एवं पुलिस नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए सक्रियता से कार्य कर रहे हैं, लेकिन लोगों की सहभागिता के बिना अपेक्षित सफलता मिलना संभव नहीं है। आपके आसपास कोई ऐसी गतिविधि में संलिप्त है तो उसकी जानकारी पुलिस को दें। भावी पीढ़ी को जागरूक करने के लिए शिक्षण संस्थानों में विशेष सेमिनार, जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए। सभी प्रकार से ही नशा मुक्त हिमाचल का संकल्प पूरा होगा और नशा मुक्त समाज ही विकसित देश का सपना पूरा कर सकता है। ये आप देखिए, सूखे की चपेट में अफ्रीका, तो अफ्रीका देख लीजिए। ये देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। ये अफ्रीका महाद्वीप देखने को मिलेगा, ये यूरोप महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है। हम लोग एशिया में आते हैं ना। गंभीर सूखे की स्थिति के बीच भूखमरी का सामना कर रहे अपने निवासियों को मांस उपलब्ध कराने के लिए अफ्रीकी देश नामीबिया ने 83 और जिम्बाब्वे ने 200 हाथियों को मारने की घोषणा की है। बढ़ते तापमान, सूखे के कारण भोजन और पानी के लिए अफ्रीका में मनुष्यों और वन्यजीवों की भी संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। यह परिदृश्य चार्ल्स डार्विन की योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत को प्रदर्शित करती है, जहां केवल सबसे सक्षम और अनुकूलित जीव ही जीवित रह सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार अफ्रीका इस समय गंभीर सूखे का सामना कर रहा है। अफ्रीका के 6 देश बोत्सवाना, लेसोथो, नामीबिया, मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के लाखों लोग पानी और भोजन और आजीविका के खतरे से जूझ रहे हैं। नामीबिया ने विगत 22 मई को सूखे के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी और इस सूखे की भयावहता इतनी है कि नामीबिया की लगभग सभी प्रमुख फसलें नष्ट हो चुकी हैं। चाहे चारे की गंभीर कमी हो, तापमान में वृद्धि के कारण मवेशी मर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यूएन की रिपोर्ट नामीबिया के लगभग 84% खाद्य संसाधन पहले ही समाप्त हो चुके हैं और जिससे देश में व्यापक खाद्य संकट उत्पन्न हो गया है। यह संकट इतना विकराल है कि लोग अपनी भूख मिटाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करने पर मजबूर हो गए। नामीबिया का संविधान नागरिकों को आपातकालीन स्थितियों में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की अनुमति देता है और जिसके चलते भोजन के जंगली जानवरों का शिकार करना यहाँ एक कानूनी विकल्प बन गया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 के बीच नामीबिया में खाद्य सुरक्षा की स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी और इस दौरान 12.6 लाख लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करेंगे। जिम्बाब्वे भी इसी तरह की आपदा से जूझ रहा है। वहां अल नीनो के कारण सूखा पड़ा है और जिससे देश की आधी से अधिक फसलें बर्बाद कर दी गई और भोजन की कमी को देखते हुए सरकार ने 200 हाथियों को मारकर खाने का आदेश दे दिया। और आप देखिए, वन्य जीवों को मारकर खाने का यह निर्णय न केवल मानव जीवन के लिए एक अस्थायी समाधान है, बल्कि देश की जैव विविधता और पर्यावरण पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए जरूरी है कि वह मानवीय सहायता के माध्यम से इन देशों को दीर्घकालिक और टिकाऊ समाधान प्रदान करे ताकि प्राकृतिक संसाधनों परिस्थिति तंत्र को बचाते हुए लोगों की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ये भी आप देखिए, छोटी छोटी टिप्पणियां रहती हैं, देख लिया करिएगा। ये सुपर कंप्यूटर गढ़ेंगे भारत की नई छवि। ये आर्टिकल भी अच्छा लिखा जाता है। आज की तारीख में सुपर कंप्यूटर कोई अनजाना शब्द या फिर तकनीक नहीं है। साधारण कंप्यूटर की तुलना में हजारों लाखों गुना ज्यादा तेजी से काम करने और एक सेकंड में अरबों खरबों गणनाएं करने की क्षमता सुपर कंप्यूटर को आम कंप्यूटर से अलग करती है। और इन्हीं सुपर कंप्यूटर से जुड़ी एक नई सूचना यह है कि हाल में भारत में परम रुद्र श्रेणी के 3 नए सुपर कंप्यूटर विकसित कर देश के अलग अलग वैज्ञानिक
संस्थानों में स्थापित किए गए हैं। निश्चित रूप से इनसे कंप्यूटिंग के क्षेत्र में हमारे देश को बढ़त हासिल होगी, लेकिन क्या हमारा देश सुपर कंप्यूटर मामले में उस स्थिति में है कि तकनीक के इस क्षेत्र की महाशक्तियों की बराबरी कर सके? हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस दौर में सुपर कंप्यूटर की चर्चा पुराने जमाने की लग सकती है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि गणनाओं में तेजी लाए बिना एआई जैसी तकनीक का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता है। बहरहाल भारत की स्थिति इस मामले में सुपर स्टार जैसी नहीं है। क्षमताओं के मानकों में सुपर कंप्यूटर की इसी साल जून में जारी वैश्विक सूची में भारत को 22वां स्थान मिला, जो इसे देश में स्थापित 11 सुपर कंप्यूटर की बदौलत मिला है। हाल में पुणे, दिल्ली और कोलकाता के अग्रणी वैज्ञानिक अनुसंधान के कामकाज में तीव्रता लाने के लिए सुपर कंप्यूटर परम रुद्र को विकसित करके स्थापित किया गया। और इनमें आप देखते हैं, इनमें से एक सुपर कंप्यूटर पुणे स्थित विशाल मीटर रेडियो टेलीस्कोप GMRC में स्थापित किया गया। वहां स्थापित परम रुद्र से खगोलीय संकेतों को समझने और विशेष रूप से रेडियो संकेतों को पकड़ने में मदद मिलेगी। दूसरा परम रुद्र दिल्ली स्थित इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर में स्थापित किया गया। यहाँ स्थापित परम रुद्र पदार्थ विज्ञान और आप देखिए परमाणु भौतिकी के क्षेत्र में शोध एवं अनुसंधान को गति देगा। तीसरा परम रुद्र कोलकाता की SN वॉश सेंटर में लगाया गया। वहां इसकी मदद में से भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान और पृथ्वी के संचालन संबंधी गतिविधियों के आंकड़ों का सटीक विश्लेषण किया जाएगा। इन तीनों में से दिल्ली के इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर में स्थापित सुपर कंप्यूटर की क्षमता यानी कि गणना करने की गति सबसे ज्यादा है। यह एक आप देखते हैं कि पेटा फ्लॉप है, जबकि कोलकाता में लगाया गया परम रुद्र इसके मुकाबले धीमा है, जो कि 838 टेरा फ्लॉप की गति वाला है। हमारे देश के पास राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत विकसित किए गए परम रुद्र से पहले परम अनंत, परम शिवाय, परम शक्ति और परम ब्रह्मा नाम के सुपर कंप्यूटर मौजूद हैं। क्या अहम है सुपर कंप्यूटिंग तकनीक, और ये आप देखिए इसकी अहमियत एक तरह से याद रखिएगा। बात चाहे मौसम के पूर्वानुमान लगाने की हो, जलवायु रुझान जानने की हो, परमाणु परीक्षणों और फार्मास्यूटिकल्स रिसर्च जैसे कार्यों में दक्षता हासिल करने की हो, इन सभी में सुपर कंप्यूटिंग से ही तेजी आई है। और आज चैट जीपीटी जैसे एआई प्लेटफॉर्म अगर तेजी से हमारे कामकाज संपन्न कर रहे हैं, तो उनमें भी सुपर कंप्यूटिंग का कमाल दिखता है। एआई की मदद से चलने वाले एल्गोरिदम और चेहरा पहचानने आदि जटिल कामों में भी सुपर कंप्यूटिंग तकनीक बहुत मददगार है। इनके देखिए उपयोग की बात हो रही है। इन दिनों चिकित्सा, खासतौर से फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। सुपर कंप्यूटिंग या देखिए सुपर कंप्यूटिंग मदद से ही कोरोना वायरस के रूप में स्वरूप बदलने की क्षमताओं को मापा गया और उस पर कोई वैक्सीन कितनी कारगर होगी इसका आकलन किया गया। सुपर कंप्यूटरों से अंतरिक्ष अनुसंधान और बेहद उच्च स्तरीय हथियार जैसे परमाणु हथियारों और हाइपरसोनिक मिसाइलों बनाने में भी काफी मदद मिलती है। आज की तारीख में सभी तरह के आधुनिक हथियारों के निर्माण, राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र में सुपर कंप्यूटरों का ही इस्तेमाल होता है। उल्लेखनीय कि अंतरिक्ष की खोज, चिकित्सा, तिब्बत, इंटरनेट सेवा और आप देखिए इंसान के दिमाग की पड़ताल, रोबोटिक्स और मौसम संबंधित जानकारियों के बढ़ते दायरे के मद्देनजर अब दुनिया में अत्यधिक तेज सुपर कंप्यूटरों की जरूरत पड़ने लगी है। और इसी जरूरत को भांपने हुए चीन, रूस, अमेरिका, जापान और आदि देश तीव्रतम सुपर कंप्यूटरों के निर्माण की कोशिश में लगे हुए हैं। शीर्ष पर पहुंचने की होड़। तो हमारे देश में कई और सुपर कंप्यूटर भी हैं, लेकिन परम रुद्र की स्थापना के साथ उम्मीद है कि भारत शीर्ष सुपर कंप्यूटर की सूची में जल्द ही नए मुकाम पर होगा। लेकिन यहाँ एक मलाल हमें सताता है, वह यह कि सुपर कंप्यूटिंग के मामले में काफी तरक्की करने के बावजूद हमारा देश शीर्ष 10 में नहीं आता है। हालांकि हमारे देश में कुछ सुपर कंप्यूटर ऐसे हैं जिनकी गिनती कुछ समय पहले तक दुनिया की 100 सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों में होती थी। जैसे आप देखेंगे पित्तियुस और मेहर सुपर कंप्यूटर। पित्तियुस सुपर कंप्यूटर पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी संस्थान में स्थापित नवंबर 2018 में जारी शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में यह 45वें स्थान पर आया था। जबकि नोएडा स्थित नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग में स्थापित मेहर सुपर कंप्यूटर इस सूची में 73वें स्थान पर था। फिलहाल सुपर कंप्यूटरों की टॉप 10 लिस्ट में चीन एवं अमेरिका के अलावा जापान, जर्मनी, फ्रांस के सुपर कंप्यूटर आते हैं। खुद को आईटी और कंप्यूटिंग का पुरोधा कहने वाला हमारा देश इस मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। आखिर इस पिछड़ेपन का क्या कारण है?
पाबंदियों से खुला तरक्की का रास्ता। तो आप देखेंगे कि असल में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में यह बात काफी मायने रखती है कि किसी देश ने और उससे जुड़ी परियोजनाओं और शोध कार्यों की शुरुआत कब से की है। ध्यान रहे कि भारत ने पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 के निर्माण की तरफ तब कदम बढ़ाए थे जब अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से इनकार कर दिया था। अमेरिका ने भारत को क्रे नामक सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था। तब इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए सरकार के निर्देश पर भारतीय विज्ञानी डॉक्टर विजय भटनागर और उनके सहयोगी ने परम 8000 नामक पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। इस दिशा में दूसरी बड़ी पहल 2015 में हुई जब राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान 2.0 के अंतर्गत हर किस्म की सरकारी सेवा को मोबाइल समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के प्लेटफॉर्म पर ले जाने की योजना लागू की गई और इसका उद्देश्य आम जनता को शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, न्याय, साइबर सुरक्षा समेत कई अन्य क्षेत्रों की सेवाएं घर बैठे मुहैया कराना था। लिहाजा सरकार ने देश में 73 सुपर कंप्यूटर बनाने का फैसला किया था। परम रुद्र श्रेणी के 3 नए सुपर कंप्यूटरों की स्थापना इसी सिलसिले की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और जिससे सुपर कंप्यूटिंग में भारत की हैसियत में सुधार होगा। सुपर कंप्यूटर बनाने की कहानी देख लीजिए। तो वर्ष 1973 में अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में डेराक्स कॉर्पोरेशन के पालो आल्टो रिसर्च सेंटर में पहल बने साधारण पीसी ने जिस क्रांति की शुरुआत की वह 10 साल के अंदर आईबीएम के माइक्रो कंप्यूटर बाजार में आने के बाद अपने उत्कर्ष पर मानी जाने लगी थी। इस उपलब्धि की बदौलत 1982 में अमेरिकी साप्ताहिक पत्रिका टाइम ने कंप्यूटर को मशीन ऑफ द ईयर की उपाधि दी और यह माइक्रो कंप्यूटर शुरुआती पीसी से करीब 300 गुना ज्यादा शक्तिशाली, मेमोरी के मामले में 2000 गुना तेजी और आंकड़ों के भंडारण के लिए 1 लाख गुना ज्यादा स्पेस रखने वाला था। इस कंप्यूटर ने दुनिया भर में अपनी जगह बनाई और उपयोगिता साबित की, लेकिन कुछ जरूरतें ऐसी थी जिन्हें इन कंप्यूटरों की बदौलत पूरा कर पाना संभव नहीं हो रहा था। मसलन मौसम की जानकारियां, अंतरिक्ष के रहस्यों और धरती की विभिन्न गतिविधियों से जुड़े आंकड़ों का तेजी से विश्लेषण और उनका संग्रहण इस छोटे कंप्यूटर से संभव नहीं थे। और छोटे कंप्यूटरों में सामान्यतः एक प्रोसेसर होता है जो उनकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू में निहित होता है। और आप देखिए, ये कंप्यूटर एक सीमा से ज्यादा आंकड़े का ना तो संग्रह कर सकते हैं और ना ही इन पर तेजी से गणनाएं की जा सकती हैं। विशेष रूप से भूकंप, मौसम, कृषि और दबाव से जुड़े शोध, बायोटेक्नोलॉजी, डीएनए मैपिंग आदि की जानकारियों का विश्लेषण करके तीव्रता से रिजल्ट निकालना भी इनके बस में नहीं होता है। इसी जरूरत के चलते सुपर कंप्यूटर के आविष्कार का रास्ता खुला। सुपर कंप्यूटर मल्टी प्रोसेसरों का बड़ा समूह कहा जा सकता है जिसमें मेगा, गीगा, टेराफ्लॉप, 1 टेराफ्लॉप का अर्थ होता है 1 सेकंड में 1 खरब गणनाएं करना। पेटाफ्लॉप की गति से लाखों करोड़ों गणनाएं एक ही वक्त में कुछ सेकंड में ही की जा सकती हैं। और इसी के साथ इसमें अनेक परतों में मेमोरी का संग्रह भी हो सकता है। स्मृति संजोने की एक पूरी व्यवस्था इसमें बनाई जाती है और इसकी सहायता से आप देखिए उपलब्ध समस्त डाटा को एक साथ पढ़ा जा सकता है और उनसे परिणाम निकाले जा सकते हैं और खरबों गणनाएं एक ही सेकंड में की जा सकती हैं। मल्टी प्रोसेसरों, मेमोरी लेयर्स और आप देखिए गणनाओं की तीव्र गति से आधार पर ही हम पीसी और सुपर कंप्यूटरों में विभेद कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण इस मामले में यह दिया जा सकता है कि मौसम से संबंधित विशाल डाटा के आधार पर कुछ ही सेकंड में हमें कोई निष्कर्ष निकालना हो तो शायद 1 लाख साधारण कंप्यूटर एक साथ काम करने पर भी परिणाम नहीं दे सकेंगे, लेकिन यही काम एक सुपर कंप्यूटर पर पलक झपकते हो जाएगा। इसलिए सुपर कंप्यूटरों की उपलब्धि को किसी भी सूरत में कम आंकने की गलती नहीं करनी चाहिए। सुपर कंप्यूटर का खेल है, इस तरह के आर्टिकल जरूर देखा करिएगा आप लोग। ये नगर निकायों में वर्चस्व के लिए दावपेच, ये तो आप लोगों ने चंडीगढ़ नगर निगम में देखा होगा, दिल्ली में भी देख रहे हैं। गांधी को समझने का समय, ये आप लोग आर्टिकल जरूर पढ़िए। बाकी के देखिए, मैं हमेशा आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि आज के समय में ये तो सबको पता है कि क्या क्या पढ़ना है, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, महात्मा गांधी को समझने के लिए हमारा हृदय निर्मल होना चाहिए। अपने दिल में नफरत पालकर हम गांधी को नहीं समझ सकते हैं। आमतौर पर लोगों को लगता है कि इस दौर में गांधी जी के आदर्शों को अपनाकर जिंदगी नहीं चल सकती है। सवाल यह है कि गांधी के आदर्श क्या हैं? सत्य, अहिंसा, ईमानदारी ही तो गांधी के आदर्श हैं। इसके जरिए गांधी जी समाज में अच्छाई लाना चाहते थे। क्या हम अपने बच्चों को यह शिक्षा देते हैं कि झूठ
खूब झूठ बोलो, लड़ाई झगड़े करो और बेईमानी के रास्ते पर चलो। जब हम घर में ही भी बच्चों को अच्छा बनने की शिक्षा देते हैं तो फिर क्या कारण है कि गांधी जी के रास्ते को व्यवहारिक नहीं मानते। आमतौर पर यह कहा जाता है कि इस दौर में अगर हम शांत रहेंगे तो समाज इसे हमारी कमजोरी मान लेगा। देखा जाए तो गलत बातों का प्रतिकार करना और शांत रहना दो अलग अलग बातें हैं। अगर हम शांत प्रवृत्ति के हैं और शांति एवं अहिंसा चाहते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम गलत बातों का प्रतिकार नहीं कर सकते हैं। गांधी जी ने शांत रहकर अहिंसा के माध्यम से ही गलत बातों का प्रतिकार किया है। यह मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। शांति और अहिंसा की अपनी एक अलग शक्ति होती है और उस इस समय हमारे समाज में ऐसा माहौल बना दिया है कि हमारे लिए इस शक्ति को महसूस करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। हम इतनी हड़बड़ी में हैं कि इस शक्ति को महसूस नहीं करना चाहते हैं। हम हिंसा के माध्यम से दूसरों को तत्काल दवा देना चाहते हैं। आर्थिक समृद्धि ने हमारी मानसिकता में एक बड़ा परिवर्तन किया है। इस परिवर्तन से उपजे आत्मविश्वास के कारण हम हर किसी को देख लेने की धमकी देने लगे हैं। गांधी जी की किसी को देख लेने की धमकी नहीं दी और अहिंसा के माध्यम से ही अंग्रेजों को देख लिया था। दुख की बात है कि आज अहिंसा के प्रयोग को हमने कमजोरी से जोड़ लिया है। जब तक हम अहिंसा के प्रयोग से डरते रहेंगे तब तक अहिंसा की शक्ति को महसूस नहीं कर पाएंगे। हमें यह समझना चाहिए कि हिंसा की शक्ति तत्कालीन होती है लेकिन अहिंसा की शक्ति दीर्घकालिक होती है। अगर हम दीर्घकालिक शक्ति के मार्ग पर चलेंगे तो कुछ समय बाद तत्कालिक शक्ति कमजोर हो जाएगी। जब लोग धीरे धीरे अहिंसा की बात समझने लगेंगे तो हिंसा के खत्म होने की संभावना बढ़ जाएगी, लेकिन इसके लिए धैर्य की जरूरत है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे पास धैर्य की कमी है और हम गांधी पर यह आरोप लगाते हैं कि इस दौर में अहिंसा और ईमानदारी के माध्यम से कुछ संभव नहीं हो सकता है। आज भी जब दो देशों के बीच युद्ध होता है या फिर दो लोगों या परिवारों के बीच लड़ाई झगड़ा होता है तो कुछ समय बाद उन्हें शांति की ही बातें करनी पड़ती हैं। कितनी भी लड़ाई हो जाइए, बाद में समझौता से ही सब कुछ खत्म होता है, सामान्य होता है। ऐसी अनेक घटनाएं घटित हुई हैं जब खेत की 1 इंच मेड़ काटने को लेकर हुआ विवाद कई वर्षों तक चला और गांव के इस विवाद में दोनों तरफ के परिवार खत्म हो गए। जब दो देशों के बीच हो रहे युद्ध या पारिवारिक विवाद के खत्म होने का कोई रास्ता नहीं दिखाई नहीं देता है तो कुछ समय बाद यही कहा जाता है कि भाई आपस में बैठकर शांति से इस विवाद को सुलझा लो। यानी जब खूब मारकाट हो जाती है तो हमें गांधी जी का रास्ता ही याद आता है। इसलिए इस दौर में भी गांधी प्रासंगिक हैं। आखिर हमारे पुरखों ने गांधी जी में कुछ अच्छाइयां देखी होंगी, तभी तो उन्होंने उन पर भरोसा जताया। आज हम गांधी जी के बताए उपायों को नजरअंदाज कर अपने पुरखों की अवहेलना के साथ उनको कटघरे में भी खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने दादा और पिता पर ही अंगुली उठाकर कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। ऐसे में अगर कुछ लोग गांधी जी पर अंगुली उठा रहे हैं तो आश्चर्य कैसा। दूर खड़े होकर गांधी जी को नहीं समझा जा सकता है। गांधी को समझने के लिए हमें गांधी के पास जाना होगा। कौन है वे लोग जिन्हें गांधी के पास जाने से डर लगता है? निश्चित रूप से हिंसक लोगों को गांधी के पास जाने से डर लगता है। ऐसे लोग ही डर कर गांधी जी पर विभिन्न आरोप लगाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग गांधी जैसे अहिंसक और प्रेमी इंसान से भी डरते हैं वे कितने कमजोर लोग हैं। जाहिर है कि कमजोर लोग गांधी को नहीं समझ सकते। गांधी को समझने के लिए प्रेम की शक्ति चाहिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से तैयारी करिए, ईमानदारी से पढ़िए। धन्यवाद।